जय टू एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर यानी कि डिफेंस स्टाफ, और हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर 6 है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम के बारे में। हमने नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था। अब हम उसको ही आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इसमें अब आगे आता है कि कंपेयरिंग नेशनल इनकम अक्रॉस कंट्री, है ना। यानी कि अगर हमें दो कंट्रीज के बीच में जीडीपी को कंपेयर करना होता है। अब देखो, दो भाई, कंट्री वन है, कंट्री टू है। दोनों की करेंसीज जो है वो आपकी अलग अलग आ जाती हैं। तो फिर अगर हमको जीडीपी की फिगर्स को कंपेयर करना है, तो जीडीपी की फिगर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंट्री की जीडीपी की फिगर्स को दूसरी कंट्री के करेंसी के क्या बोलते हैं, टर्म्स में, कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रुपी है, जनरली ज्यादातर एक्सेप्टेबल डॉलर चलता है। तो अगर हमें अपनी जीडीपी की फिगर्स को डॉलर के मामले में प्रोजेक्ट करना है, तो फिर हम रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो कन्वर्जन होता है करेंसी का, ये किया जाता है एक्सचेंज रेट्स के जरिए। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट क्या करती है? ये कंट्री की नेशनल करेंसी की कोटेशन को दूसरी करेंसी के टर्म्स में बताती है। जैसे कि भाई डॉलर जो है, भाई हमारा डॉलर की एक्सचेंज रेट कितनी है भाई? डॉलर की मेरे ख्याल से इंडिया की रुपी के तकरीबन 80 समथिंग रुपीस के आसपास एक डॉलर चलता है ना। तो भाई अगर एक्सचेंज रेट डॉलर की 80 रुपीस के आसपास है, तो इंडिया की जो भाई हमारी जीडीपी है ना, वो ट्रिलियंस में अगर हमारी आ जाती है, तो उसको हम ट्रिलियन रुपीस में आती है, वो समथिंग आपको कुछ ट्रिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इकोनॉमिस्ट दो तरह की एक्सचेंज रेट की के बारे में डिस्टिंग्विश करते हैं। एक तो आ जाती है हमारी नॉमिनल, और दूसरी आ जाती है रियल। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट आती है, इसमें क्या होता है? ये दो कंट्रीज की करेंसीज की रिलेटिव प्राइस के बारे में बात करती है। ठीक है, जो रिलेटिव प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के बीच में जो आपका एक्सचेंज रेट आ रहा है, वो आ रहा है 80 रुपीज का, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। एक डॉलर जो है वो आपका 80 रुपीज के बदले में बदला जा रहा है, ये भाई हमारा एक्सचेंज रेट आ रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक डॉलर के बदले में 80 रुपए ले सकते हैं, या 80 डॉलर के बदले में 1 रुपए ले सकते हैं। ठीक है, किसमें? वर्ल्ड मार्केट में, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। तो जब लोग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो उनका मतलब सीधा सा नॉमिनल एक्सचेंज रेट ही होता है ना। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है, इनको इस्टेब्लिश किया जाता है ऑन करेंसी फाइनेंशियल मार्केट्स, जिनको कहा जाता है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स या फिर फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जैसे ही होते हैं। लेकिन जो रियल डील आता है ना, वो आती है आपकी रियल एक्सचेंज रेट के साथ। ये क्या होता है? ये होता है रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, है ना। नॉमिनल में क्या था? आपका रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसी था। इसमें था रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको अच्छे से समझ। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में गुड्स की प्राइस की बात हो रही है। यानी कि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो हमें ये बताती है कि भाई एक कंट्री के सामान को, है ना, कंट्री वन के गुड्स को आप कंट्री टू के गुड्स के साथ में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। इसको जनरली हम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक कंट्री का जो सामान है और दूसरी कंट्री का सामान है, इसको अगर हमें दूसरी कंट्री के साथ में एक्सचेंज करना है, तो किस रेट पे हम उसको एक्सचेंज करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल, एक एप्पल यहाँ पर है हमारे पास, एक एप्पल हमारे पास यहाँ पर है। अब इन दोनों को हमें एक्सचेंज करना है, तो भाई इसमें जो प्राइस में डिफरेंस आएगा वो आपका रियल एक्सचेंज रेट कहलाएगा। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बायलैटरल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे थे, जो कि कन्वर्जन कर रहा था एक करेंसी का दूसरी करेंसी में, है ना। तो ये जो आपका कंसेप्ट था इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का, ये डिस्क्राइब कर रहा था कि करेंसी की रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है, वो बाकी करेंसीज के साथ में कैसे आ जाती। ठीक है, देखो यहीं पर एक बीच में कंसेप्ट आता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या करता है? ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है एक करेंसी की दूसरी करेंसीज के रिस्पेक्ट में। तो भाई यहीं पर हमारा कंसेप्ट आ जाएगा NEER, यानी कि नीर। नीर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये क्या करता है? ये आपका वेटेड एवरेज होता है। ये वेटेड एवरेज होता है किसका? ये रहता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, है ना। किसका? फॉर एग्जांपल रुपी का ले लेते हैं। अगेंस्ट कौन? अगेंस्ट में आ जाएगा आपका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। वही दूसरी तरफ अगर हम REER की बात करें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करें, तो ये होता है वेटेड एवरेज ऑफ
रियल एक्सचेंज रेट्स ऑफ रुपी, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी हम जैसे बात कर रहे थे, अब इंडियन जीडीपी को आप जो रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज की खुद की एक लिमिटेशंस होती है। ऐसा जो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होता है, ये आपका सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ही देखता है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखता है, और किसको नेग्लेक्ट कर देता है? जो आपकी नॉन ट्रेडेड जीडीपी होती है, नॉन ट्रेडेड जीडीपी को हटा देता है। यानी कि जो हमारी कंज्यूम की गई है प्लस जो हमारी प्रोड्यूस की गई है डोमेस्टिकली। ऐसी सिचुएशन में कंसेप्ट आ जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी का, यानी कि पीपीपी। अब पीपीपी हमें ये बताता है कि भाई इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स जो रहते हैं और जो सर्विसेज रहती है, उसको आप इंडियन रुपी में कितना खरीद सकते हैं विज़ यानी कि कंपेयर टू कि भाई सेम बास्केट जो गुड्स का है उसको आप यूएस डॉलर के हिसाब से कितना खरीद सकते हैं, है ना। एक केजी आप एप्पल खरीदना चाह रहे हैं, ये कितने के आ रहे हैं? ये आ रहे हैं भाई, फॉर एग्जांपल आपको ये मिल रहा है 100 रुपए में, इंडियन रुपीज में 100 में मिल रहा है, और डॉलर्स की बात कर रहा है तो हो सकता है कि ये $2 में मिल रहा हो आपको, है ना। तो भाई ये आ जाता है आपका परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। तो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट जो रहती है वो यूएस डॉलर के लिए फॉर एग्जाम्पल 80 हो सकती है, 80 रुपए में $1 जो है वो आपको मिल रहा है ना। लेकिन पीपीपी एक्सचेंज रेट जो है वो आपका ये बताता है कि भाई इनके बीच में अंतर आ सकता है। कैसे अंतर आ सकता है? वो आपका बता सकता है कि ये ₹50 है $1 के लिए। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो $2 में चीज मिल रही है, इंडिया में वही चीज 100 रुपए में बराबर मिल रही है, तो $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 के बराबर हो जाएगी। 1 किलो एप्पल इंडिया में 100 रुपए मिल रहे हैं, यूएसए में मिल रहे हैं आपके $2 के, है ना। तो मतलब कि 100 रुपए हमारे $2 के बराबर, यानी कि 50 रुपए $1 के बराबर। तो मार्केट के हिसाब से तो 80 रुपए $1 के बराबर है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हमारा जो है $1 आपका 50 रुपए के बराबर। इसकी वजह से आपका जो ग्रेटर जीडीपी की जो वैल्यू है वो पीपीपी रेट पे अलग निकल के सामने आती है कंपेयर टू जीडीपी एट मार्केट रेट्स फॉर इंडिया। अब उसके बाद में आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आपको पता है कि इंडिया में जीडीपी का एस्टिमेशन किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, इनको कहा जाता है सीएसओ। अब 3 डिफरेंट तरीके आ जाते हैं जिसके द्वारा नेशनल इनकम किसी भी कंपनी की नापी जाती है। ये 3 मेथड आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका इनकम मेथड, और तीसरा आ जाता है खर्चे वाला, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड एम्प्लॉय करना है ये डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास डाटा कैसा है प्लस हमारा पर्पस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड की, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। वैल्यू एडेड या फिर इसको कहा जाता है प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जीडीपी को कैलकुलेशन जो है वो आपका मार्केट प्राइसेस पे किया जाता है, यानी कि जो टोटल वैल्यू आ जाती है आपकी आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स की, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि आपकी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे होती है ना। रॉ मटेरियल खरीदते हुए उसकी वैल्यू कुछ और थी, इंटरमीडिएट लेवल पे कुछ और थी, फाइनल लेवल पे कुछ और थी। इसकी जो टोटल वैल्यू प्रोडक्ट की होती है उस पर कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइसेस पे, यानी कि जो हमें और आपको मिल रहा है ना, जो हम डायरेक्ट दुकानों से खरीद रहे हैं। अब ये मेंशन किया जाना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि भाई इसको कैलकुलेट करते हुए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल गुड्स जो है उनको कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स है उनको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। टोटल वैल्यू में भाई अगर आपने इंटरमीडिएट या पहले वाली स्टेजेस कर ली तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो कुछ गुड्स और सर्विसेज जो इस प्रोडक्शन में आपके कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे कि इसमें गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में बेची जा रही हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज जिनको बेचा नहीं जा रहा है, जिनको लेकिन आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया जा रहा है, या सर्विसेज जो आपको एजेंट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी बाइक मैन्युफैक्चरिंग हम यूनिट का एग्जांपल ले ले रहे हैं, है ना। अगर हम टोटल जो वैल्यू है आपकी इन बाइक्स की, ठीक है, 1 साल के अंदर जो निकल के आ रही है, अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फाइनल वैल्यू है भाई हमारी साइकिल की, है ना, इसमें भाई कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, जो कि आपकी मार्केटेशन के लिए मतलब तैयार रखी गई, मार्केटिंग के लिए तैयार रखी गई, सेल के लिए इनको तैयार रखा गया, उसको हम लेंगे, है ना।
इसमें हम कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं करेंगे, यानी कि टोटल वैल्यू जो कि मार्केट में अब आपकी अवेलेबल है, ये मार्केट में अवेलेबल है, जिनको दुकानों पर रख दिया गया है बेचने के लिए, ये आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है इनकी। अब इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते, इसमें हम इंटरमीडिएट जो वैल्यू होती है गुड्स की वो इंक्लूड नहीं करते, यानी कि इसको बनाने में, इसके मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका पैसा लगा था उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने टोटल वैल्यू में कैलकुलेट कर लिया है। अगर इसको भी हमने कैलकुलेट किया तो वो डबल काउंटिंग में आ जाए, है ना। अब जैसे कि मार्केट में इस आपकी क्या बोलते हैं बाइक की जो वैल्यू है वो हमने कितनी रखी है, फॉर एग्जाम्पल बाइक की वैल्यू आ जा रही है आपकी 2000, है ना, 2000 रुपए की भाई हमने बाइक रख दी। अब इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है भाई आपका प्रॉफिट जो सब लोगों को जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट 200 रुपए का अलग निकाल दिया गया, है ना, प्रॉफिट मार्जिन हो गया। कॉस्ट ऑफ जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है भाई वो आपकी तकरीबन आपकी 1800 के आसपास निकाल दी गई। अब इस 1800 के अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स आ जाएंगे, आपका हेडलाइट्स भी आ जाएगा, आपके टायर्स भी आ जाएंगे, आपके फ्रेम्स भी आ जाएंगे, सब कुछ इसके अंदर आ जाए, है ना। ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया गया है। तो अगर इन पार्ट्स की कॉस्ट को भी अगर हम देख रहे हैं, उनको भी अगर फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो उससे हमें एक मच इन्फ्लेटेड फिगर दिखेगी, यानी कि डबल या ट्रिपल काउंटिंग हो सकती है ना, वो एरर आ सकती है। तो सिमिलरली मैक्रो लेवल पे भी अगर हम देखेंगे, अगर हमको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा, है ना, तो जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं आपके और जो सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो पाए, है ना। डबल काउंटिंग जो है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स और जो है उनको ऑलरेडी काउंट किया जा चुका है इसकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करने की। तो कुछ गुड्स और सर्विसेज जो हमारे प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किए जाते, उसमें आ जाते हैं आपके सेकेंड हैंड आइटम। सेकेंड हैंड आइटम जो है परचेज है, इनका सेल जो है ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे वो कार हो चाहे वो आपकी कोई भी हो। क्यों? क्योंकि ये जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं की जाएंगी, नया प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आपका इनलीगल एक्टिविटीज की वजह से जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी नहीं काउंट किया जाता। नॉन इकोनॉमिक गुड्स हमारे आ जाते हैं, उनको भी भाई इसमें काउंट नहीं किया जाता, जैसे कि एयर एंड वाटर। ट्रांसफर पेमेंट जो है भाई हम इनको भी क्या बोलते हैं काउंट इसमें नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स में स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, पेंशन आ जाती हैं, इनको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि इनकम तो रिसीव की जा रही है लेकिन किसी प्रकार का गुड या सर्विस आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। दूसरा मेथड आ जाता है इनकम मेथड। ये अप्रोच फोकस करती है ऑन एग्रीगेटिंग द पेमेंट्स मेड बाय फर्म्स टू हाउस होल्ड। घरों के द्वारा जो हाउस होल्ड्स को पेमेंट की जाती है उसको एग्रीगेट करती है, उसको देखती है। इनको कहा जाता है जनरली हमारा फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। यानी कि ये हमें नेशनल इनकम के बारे में बताती है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई टोटल इनकम जो सिटीजन्स के द्वारा अर्न की गई हो, बिजनेसेस के द्वारा अर्न की गई हो एक कंट्री के अंदर। तो चार तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है और चार तरह के आपके फैक्टर इनकम उसके हिसाब से आ जाते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके बाद आपकी रेंट हो गई, वेजेस हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट जो है और आपके प्रॉफिट्स, इनको फैक्टर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये फैक्टर्स ऑफ इनकम आ जाती, ठीक है। अब हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ता है, सब्सिडीज को माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि जीडीपी कितना आ जाता है, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज और प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये जो प्रॉफिट है ना, इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं प्रॉफिट टैक्स में। इसमें डिविडेंड आ जाता है सारे शेयर होल्डर्स का, रिटेन्ड प्रॉफिट आ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि बात के लिए जो यूज किया जाता है। फिर आ जाता है उसके बाद में इनकम मेथड को जैसे हम देख रहे थे। तो इस ऐसी अप्रोच में क्या होता है, ऐसी अप्रोच में आप सर्विसेज सेक्टर का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी काउंट करते हैं। तो ये आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहले पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कि कैसे एक इकोनॉमी में पैसा आपका ऐसे फ्लो करता रहता है। सबसे लास्ट में इसमें आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो रहता है ये जीडीपी का फाइनल खर्चा यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सीधा सा मतलब है सारा स्पेंडिंग जो किया जा रहा है,
सारा खर्चा जो आपका किया जा रहा है ऑन करंटली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इन एन इकोनॉमी, है ना। सारा खर्चा जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में किया जा रहा है किसी भी इकोनॉमी में, तीन मेन एजेंसीज आती हैं, है ना, जो क्या कर सकती है भाई, आपकी जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदती हैं, बेचती हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि आपके हाउस होल्ड्स हो गए, इनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज को खरीदना किया जाता है, फर्म्स के द्वारा किया जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपका फाइनल एक्सपेंडिचर रहता है, उसमें आपके चार एक्सपेंडिचर आइटम आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका कंजप्शन। कंजप्शन को हम बोलते हैं सी, ठीक है। पर्सनल कंजप्शन में आपके हाउस होल्ड्स ये हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है ना, यानी कि ये पेमेंट आपकी की जाती है हाउस होल्ड्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। हाउस होल्ड्स के द्वारा डायरेक्टली किसको की जाती है, और डायरेक्टली फर्म्स को की जाती है, शॉप्स को या बाकी दुकानों को, सबको की जाती है, वो फर्म्स को ही जाता है। ये फर्म्स क्या कर रही है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है जो हाउस होल्ड्स को चाहिए। दूसरी तरफ हमारा आई आ जाता है, आई को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि ये आपका किसी भी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में एक एडिशन होता है, ठीक है, इन अ गिवन टाइम पीरियड। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट आता है जो फर्म्स करती है, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर्स करते हैं। उसके बाद हमारा जी आ जाता है, जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा, यानी कि इसमें वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया जाता है जो गवर्नमेंट ने परचेज की, है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका किस पे किया जाता है, पेंशन स्कीम्स पे किया जा रहा है, स्कॉलरशिप्स दी जा रही है भाई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, है ना। इन सबको भाई आपका ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या बोलते रखा जाता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं भाई हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को हम डिजिग्नेट करते हैं एक्स माइनस आई एम, यानी कि जो खर्चा आपका फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स पे किया जा रहा है ना, यानी कि जो पैसा आप इंपोर्ट करने में खर्च कर रहे हैं, ये वो खर्चा होता है जो कि सिस्टम से एक्सकेप कर जाता है, सिस्टम से अलग हट जाता है ना। और इसको टोटल एक्सपेंडिचर में से हमें माइनस करना पड़ता है। इन टर्न जो गुड्स हमारे डोमेस्टिक फर्म्स में प्रोड्यूस किया है, जिसको फॉरेन इकोनॉमीज को चाहिए, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट्स होगा, ठीक है, वो आपका वो एक्सपेंडिचर होगा जो बाकी इकोनॉमीज के द्वारा हमारे प्रोडक्शन पे किया जा रहा है, तो उसको टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। तो इसकी वजह से हमें नेट एक्सपोर्ट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसे इक्वेशन मिलती है एक्स माइनस आई है ना। तो जीडीपी की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो आती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई है, ठीक है। ये तो वही हमारा हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर की। जीडीपी डिफ्लेटर आपका वो टूल आ जाता है जिसके द्वारा आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से महंगाई को, यानी कि इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। यानी कि ये रेशियो आ जाता है भाई हमारा जीडीपी एट करंट प्राइसेस हो गया, है ना, एट जीडीपी कौन सा, कांस्टेंट प्राइसेस। जीडीपी डिफ्लेटर आपका क्वार्टरली बेसिस से 1996 से पब्लिश किया जाता था, 2 मंथ के लैग के साथ में। इसकी वजह से क्या होता था भाई, आपके इकोनॉमिस्ट धीरे धीरे आपका डब्ल्यूपीआई या फिर सीपीआई को प्रेफर करने लगे, ठीक है, फॉर डिफ्लेटिंग नॉमिनल प्राइस एस्टिमेट टू डिराइव रियल प्राइस एस्टिमेट, ठीक है। तो एसेंशियली जीडीपी डिफ्लेटर की जो आपकी वैल्यू आती है, जीडीपी डिफ्लेटर की जो वैल्यू आती है, वो आती है आपकी नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से अलग जीडीपी डिफ्लेटर जो रहता है वो किसी फिक्स्ड बास्केट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे बेस नहीं रहता, ये आपकी इंटायर इकोनॉमी को कवर करता है। एक एडवांटेज आपका जीडीपी डिफ्लेटर का ये आ जाता है कि कंजप्शन पैटर्न्स में या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स का जब होता है, सर्विसेज का होता है, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेटर में शो करने लगता है। ऐसा फीचर डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नहीं दिखाई देता। उसके बाद हम बेस ईयर की बात भी कर रहे थे, तो भाई जब हमको जीएनपी और जीडीपी की कैलकुलेशन करनी होती है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, एक प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं ताकि भाई जीएनपी और जीडीपी की वैल्यू निकाल सकें। ऐसा जो प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये बताता है कि भाई ओवरऑल चेंजेस कितने आए हैं प्राइसेस में, है ना, सामान के जो प्राइस है उसमें ओवरऑल लेवल पे कितने चेंजेस आए हैं, यानी कि जनरल प्राइस लेवल एक इकोनॉमी का दिखाता है। तो इसी में आ जाता है बेस ईयर, यानी कि बेस ईयर आपका एक ऐसा ईयर होता है जिसको एक रेफरेंस ईयर के तौर पे माना जाता है, या एक बिगिनिंग ईयर के तौर पे माना जाता है एक इंडेक्स को बनाने के लिए, है ना। और इसको यूजुअली क्या किया जाता है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 की इसको दे दी, है ना।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बेस ईयर है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 2011-2012 से, अब सॉरी 2004 से लेके 2005 में जो था उससे लेके 2011-2012 कर दिया। ठीक है, अब इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस आ जाता है सबसे पहले स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, यानी कि ये जो हमारा ईयर जो चूज किया जाता है ये एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, ना प्रोडक्शन में, ना ट्रेड में, ना गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस। इसके साथ साथ डेटा अवेलेबिलिटी आ जाता है, यानी कि इस ईयर का जो डेटा अवेलेबल है वो हमारा होना चाहिए रिलायबल। कंपेरेटिबिलिटी भी आ जाती है भाई। कंपेरेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो जो सेम पैरामीटर्स आपके इस साल में यूज किए गए थे वो आपके नए साल के लिए भी यूज किए जाने चाहिए। प्लस ये रिसेंट ईयर होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना हिस्ट्री में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कंसेप्ट आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का, यानी कि जीवीए। जीवीए को हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई? जीवीए को हम डिफाइन करते हैं एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, है ना। आउटपुट की जो वैल्यू है और लेस क्या हो जाएगा उसमें से आपका इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है उसको हम हटा देंगे, है ना। तो वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट करती है कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, और जीवीए आपका जो बेसिक प्राइसेस पे होता है उसमें आपके प्रोडक्शन टैक्सेस इंक्लूड कर लिए जाते हैं। प्रोडक्शन सब्सिडीज जो कमोडिटी पे होती है उनको हटा दिया जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास जीवीए आता है फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, जो जीवीए आपका फैक्टर कॉस्ट पे आता है इसमें किसी तरह का टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाता, है ना। इसमें सब्सिडीज इंक्लूड नहीं की जाती। और जीडीपी जो हमारा मार्केट प्राइसेस पे आता है उसमें हम प्रोडक्शन और प्रोडक्ट टैक्सेस जो है दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। प्रोडक्शन और प्रोडक्ट सब्सिडीज उसमें से हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर जो वैल्यू होती है आपकी टैक्सेस की प्रोडक्ट्स पे, है ना, लेस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स, अगर उसको ऐड किया जाए तो सम ऑफ वैल्यू जो है हमें वो सारे रेसिडेंट यूनिट्स के लिए वैल्यू ऑफ जीडीपी देंगी। यानी कि जो टैक्सेस की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ टैक्सेस जो है प्रोडक्ट्स पे, इसमें सब सब्सिडीज हटा दी, है ना, वो ऐड की जाती है। सम ऑफ वैल्यू एडेड फॉर ऑल रेसिडेंट यूनिट्स जो है वो आपको जीडीपी की वैल्यू देता है। यानी कि इसमें कंसेप्ट आ जाता है, अगर आपको जीवीए बेसिक प्राइसेस पे कैलकुलेट करना है तो सीई प्लस ओएस और एमआई प्लस सीएफसी प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज आ जाता है। ठीक है, सॉरी। और उसके बाद जीवीए जो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे आता है उस पे जीवीए एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्शन लैक्स टैक्स लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज आ जाती हैं। और जो हमारा ओवरऑल जीडीपी आता है उसको हम इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज आ जाती। अब जीबीए के बीच में हमारी कौन कौन सी इनकी वैल्यू क्या रहेगी? जो हम अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे थे, सीई की बात कर रहे थे, तो ये होता है आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉज। ये एम्प्लॉज का कंपेंसेशन होता है ना। यानी कि टोटल क्रॉस वेजेस जो कि एम्प्लॉज को पे की जाती हैं, एम्प्लॉयज के द्वारा जो उनके द्वारा काम किया गया है, ये आपका काउंट किया जाता है प्री टैक्स। दूसरी तरफ ओएस आ जाते हैं। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ये एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी जो जनरेट की जाती है किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। कब? जब लेबर इनपुट के टैक्स के कॉस्ट आपको पे कर दिए जाते हैं। तो ये वो कैपिटल आपका जो रहता है ये क्रेडिटर्स को रिपे करने के लिए यूज किया जाता है, टैक्सेस पे करने के लिए यूज किया जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो भी आपकी फाइनेंसिंग वगैरह की जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो आ जाता है। फिर आ जाता है एमआई। एमआई का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम। ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस के जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें ये आपका अन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस पे आ जाता है, जैसे कि स्मॉल फैमिली बिजनेसेस वगैरह हो गए, फार्म्स आ गई, रिटेल शॉप्स हो गई, सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, है ना, उसको अपने पास रखते हैं। सीएफसी आ जाता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जो है भाई ये इनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, यानी कि ये कंसेप्ट आपका डेप्रिसिएशन से थोड़ा अलग आ जाता है। अनलाइक डेप्रिसिएशन, इसको हिस्टोरिक कॉस्ट के बेसिस पे नहीं मेजर किया जाता है, ओरिजिनल प्राइस पे मेजर नहीं किया जाता है, लेकिन करंट मार्केट वैल्यू पे हम इसको मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्शन टैक्सेस या फिर सब्सिडीज आ जाती है। ये आपकी पे की जाती है या फिर रिसीव की जाती है विद रिलेशन टू प्रोडक्शन, और ये इंडिपेंडेंट होती है कितना वॉल्यूम आपका एक्चुअल प्रोडक्शन का हुआ हो। कुछ एग्जांपल आपके प्रोडक्शन टैक्सेस के लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प्स, टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ये सब कुछ आ जाते हैं। कुछ प्रोडक्शन सब्सिडीज जो है वो आपकी रेलवेज और इनपुट सब्सिडीज फार्मर्स को भी दी जाती हैं।
सबसे लास्ट में प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज आ जाती है, ये भी आपके पे किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं ऑन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, है ना। पर यूनिट जो आपकी प्रोडक्ट की रहती है उसके बेसिस पे पे या रिसीव किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज आ जाती है, प्रोडक्ट सब्सिडीज जिसमें फूड, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर सब्सिडीज आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, यानी कि इसमें हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि ट्रेडिशनली जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट है, इसको हम क्या समझते हैं, इसको हम समझते हैं कि ये आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो सिटीजन है किसी भी देश के नागरिक हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के जरिए, ऐसा हम इसको समझते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है, उससे हमें ये पता चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाई ग्रोथ अचीव करने के बाद भी, है ना, हाई लेवल ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने के बाद भी इसको जनरली जज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द लाइफ एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल। कि जो भाई देश दुनिया के लोग हैं, किसी कंट्री के लोग हैं, उनकी फ्रीडम पे, उनकी लाइफ पे इस इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या असर पड़ा, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग कंट्रीज में जनरली बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है ना। कि भाई हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, उससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कई कंट्रीज में इंप्रूव नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल ले लें, तो पिछले 20 सालों में यानी कि 2 डिकेड्स में हमने हाई लेवल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। इस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पीरियड में देखेंगे तो कुछ लोग जो है, खासकर आपके प्रिविलेज्ड क्लास के जो लोग हैं, है ना, उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसे कई लोग कहते हैं। मैं इस चीज से कंकर नहीं करता हूँ। प्रिविलेज क्लास, एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा इससे मैं इसकी बात करूंगा, प्रिविलेज क्लास के जो लोग हैं खासकर, उनको बोला कि भाई इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जबकि जो आपके डिप्रीव्ड या फिर प्रिकेरियस लाइफ को जीने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ खास नहीं हुआ, है ना। यानी कि जो लिविंग कंडीशंस है वो ओवरऑल इंप्रूव नहीं हुई है, पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है बल्क ऑफ द पीपल के लिए, और कुछ रिमार्केबली लिटिल चेंज देखे गए। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। हालांकि क्यों एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया में देखेंगे तो भाई आज से 10 साल पहले यूपीआई की बात कर लेते हैं हम। यूपीआई कम से कम छोटे हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई यूपीआई की पहुंच इतनी बढ़ जाएगी। डिजिटल पेमेंट भाई इंडिया में किस तरीके का पहुंच चुका है, और भी बहुत सारी काउंटलेस चीजें आती है जिससे पता चलता है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है ना। तो ये तो भाई हमारा पुराना डेटा हो गया, पुराने कंसेप्ट हो गए, एनसीईआरटी वाले हैं, इनको फुली नहीं मानना चाहिए। एग्जाम के लिए मानो लेकिन ओवरऑल मत मान, ठीक है। तो इंडिया ने रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ का लैडर जो है उस पर चढ़ाई करी है, वो चढ़ा है। लेकिन जो आपका सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, सोशल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, सोशल इंडिकेटर्स में भाई हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, है ना। तो इनको अगर हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ में कंपेयर करते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा कि इंडिया इनको इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ओवरकम कर रहा है, लेकिन सोशल इंडिकेटर्स में हम कितना उसको इम्प्रूव कर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई हम, बहुत हंसी आ रही है मुझे बोलते हुए, ठीक है। पिछले 2 दशकों में इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर लीड ले ली है, ठीक है। बांग्लादेश के ऊपर इंडिया ने लीड ले ली है इन टर्म्स ऑफ एवरेज इनकम, है ना। यानी कि इंडिया, बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है उससे भाई हमारी इनकम डबल हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे टिपिकल स्टैंडर्ड्स हैं, खासकर लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना, उनमें बांग्लादेश जो है इंटरनेशनल इंडिकेटर्स के हिसाब से बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा कर रहा है। लाइक आपका बहुत सारे इंडेक्सेस है, मैं नाम भूल गया भाई, ध्रुव राठी नाम का एक बंदा है, उसको जर्मन शेफर्ड भी बोलते हैं, वो बहुत रोकता रहता है। तो उसने बहुत सारी चीजों में बांग्लादेश को इंडिया से अच्छा बताया है कि बांग्लादेश में ये, बांग्लादेश में वो। लेकिन वो करंट मेरे ख्याल से बांग्लादेश की सिचुएशन देख के खुश तो बहुत हो रहा होगा वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भाई हमारे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फर्जी तौर पर बनाई भी जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे टिपिकल इंडिकेटर्स आते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स के, उसमें बांग्लादेश जो है वो इंडिया से बेटर कर रहा है, ऐसा भाई लिटरली में है, आप लोग हंसना मत, ठीक है। बांग्लादेश जो है इंडिया से बेटर कर रहा है, कंसिडरेबल लीड भी ले चुका है, ठीक है। तो भाई ये हंसने वाली बात है। एक टिपिकल एग्जांपल हमारा गल्फ कंट्रीज का भी आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सीरियस एग्जांपल। गल्फ कंट्रीज जो है इन्होंने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है, लेकिन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे कुछ खास नहीं किया। बहुत सारे सेवरल इकोनॉमीज जो होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उससे अलग मानते हैं। उनका कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अलग चीज है। तो इकोनॉमिस्ट के हिसाब से डेवलपमेंट जो रहता है वो आपका क्या बताता है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है कि भाई किस तरह का आप जीवन जी रहे हैं, है ना। जो कि आपका किस अलग अलग वेरिएबल्स आपको अवेलेबल है उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है
आपको न्यूट्रिशन कैसा अवेलेबल है इसके ऊपर पे, ठीक है। हेल्थ केयर जो आपकी फैसिलिटीज हैं वो किस तरह की आपकी अवेलेबल है, हॉस्पिटल, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन और एजुकेशन लेवल जो है, इसके बेसिस पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन की जाती है। तो इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है, इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जरूरी नहीं है कि हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो साथ ही साथ चलते हैं। आप बिना एक दूसरे के सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब आता है कुछ पैरामीटर्स में आपके बढ़ोतरी हो रही है, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि न्यूमेरिकल्स यानी कि कुछ पैरामीटर्स के साथ साथ आपकी कुछ क्वालिटेटिव जो प्रोसेस है उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए डेवलपमेंट के लिए तो इससे ग्रोथ हमारी बढ़ जाती है, अल्टीमेटली एक ग्रेटर पॉपुलेशन जो है वो डेवलपमेंट के दायरे में आ जाती है। सिमिलरली हाई ग्रोथ और जो आपका लो डेवलपमेंट होता है, इल केयर डेवलपमेंट होता है, उससे ग्रोथ कम हो जाता है। तो इसीलिए एक सर्कुलर रिलेशनशिप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में देखे जाए। वो सबसे पहला जो इंडिकेटर आ जाएगा वो आएगा HDI या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो है उसने पहला HDI रिपोर्ट, जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसको 1990 में पब्लिश किया, ठीक है। इस रिपोर्ट में एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI भी आ जाता है। ये एक पहला अटेम्प्ट था जिसके द्वारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मेजर किया गया, डिफाइन किया गया। ये इंडेक्स फोकस करता है किस पे, ये इंडेक्स फोकस करता है आपकी लॉन्गेटिविटी पे। तीन डायमेंशंस आ जाते हैं इसके अंदर में, लॉन्गेटिविटी, नॉलेज और डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका इसमें सबसे पहले आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ये एक डायमेंशन है। इसको इंडिकेट किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से या फिर रियल पर कैपिटा इनकम से, जिसको अलग अलग कंट्रीज में परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है या एडजस्ट कर दिया जाता है। दूसरा आता है आपका एजुकेशन यानी कि नॉलेज, इसको मेजर किया जाता है लेवल ऑफ एजुकेशन से, है ना। यानी कि एजुकेशनल अटेनमेंट अमंग द एडल्ट्स, यानी कि इसको 2/3 का वेटेज दिया जाता है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, यानी कि स्कूल इनरोलमेंट, इसको 1/3 का वेटेज दिया जाता है। और फिर आपका आ जाता है हेल्थ यानी कि लॉन्गेटिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाता है इसमें, जो बर्थ के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो भाई इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया। तो HDI आपका बेसिकली क्या है कि HDI आपका ज्योमेट्रिक मीन है नॉर्मलाइज इंडाइसेस का, जो कि इन तीनों डायमेंशंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इनिशियली 14 कंट्रीज के लिए था, अब आपका ये 190 प्लस कंट्रीज के लिए बन चुका है। सेकेंड आ जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी कि GII। ये आपका एक इन इक्वालिटी का इंडेक्स है, ये इक्वालिटी का इंडेक्स नहीं है, ये इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये बताता है कि पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना लॉस हुआ है, किस वजह से कितना लॉस हुआ है, ड्यू टू डिस्पैरिटी, यानी कि फीमेल और मेल के बीच में जो आर्थिक असमानताएं हैं उसकी वजह से कितना लॉस हुआ है ना। किन डायमेंशंस में, यहाँ पर दो डायमेंशंस आ जाते हैं भाई आपके, एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक स्टेटस। तो आपके क्या होते हैं डायमेंशंस आ जाते हैं, एम्पावरमेंट आ जाता है और बेसिकली शायद तीन आ गए मेरे ख्याल से, लेबर मार्केट, इकोनॉमिक डायमेंशंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ जाती है, ठीक है। ये कंट्री की पोजीशन को क्या करता है, उसके नॉर्मेटिव आइडियल्स जो रहते हैं, है ना, जो की डायमेंशंस होते हैं लाइक कि वुमेन्स हेल्थ हो गई, इनके बेसिस पे देखते हैं। तो ओवरऑल GII क्या करता है, ये बताता है कि वुमेन कितनी डिसएडवांटेजेस हैं इन डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में देखा जाए। अब सबको पता है कि ऐसी तो कोई कंट्री नहीं है जिसमें परफेक्ट जेंडर इक्वलिटी मिलेगी, तो सारी कंट्रीज में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स का लॉस तो रहेगा ही रहेगा इन द की एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां पर जेंडर इक्वलिटी को हम देख रहे हैं। तो GII की रेंज 0 से लेके आपकी 1 के बीच में रहती है। हायर GII की जो वैल्यूज होती है वो ये बताती है कि हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज यहाँ पर पाया जाए। उसके बाद आ जाता है GDI यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। GDI मेजर क्या करता है, GDI मेल और फीमेल के बीच में आपका अचीवमेंट्स को तीन बेसिक डायमेंशंस जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उनके बेसिस पे देखता है ना। जैसे कि भाई आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फीमेल के लिए हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका मेल के लिए हो गया, तीनों में अलग आपके तीन डायमेंशन इंडेक्स आ जाते हैं। जैसे कि आपका हेल्थ का आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ जाता है, ठीक है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है। नॉलेज का आ जाता है एजुकेशन क्या बोलते हैं इंडेक्स, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। GNI इंडेक्स आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि GNI पर कैपिटा, ये आपकी फीमेल्स के मामले में भी देखी जाती है, ठीक है।
तो ये सब आपका देखा जाता है। उसके बाद में एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई आइडेंटिफाई करता है मल्टीपल डेप्रिविएशंस जो हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स की हेल्थ के लेवल पे देखे जाते हैं, जो कमी उनको देखी जाती है, हेल्थ के मामले में जो कमी है, एजुकेशन के मामले में जो कमी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में जो कमी है। तो एमपीआई एक वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट ऑफर करता है टू इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स को ये नापने का काम करता है। जैसे हेल्थ के मामले में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन के मामले में ईयर्स ऑफ स्कूल और चिल्ड्रन इनरोल्ड, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एसेट्स, किन किन चीजों की भाई अवेलेबिलिटी है। ठीक है। फिर आ जाता है IHDI यानी कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। IHDI क्या करता है, आपका एवरेज अचीवमेंट तो देखता ही है कंट्री की, जो हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इनकम के मामले में मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ये अचीवमेंट्स आपकी पॉपुलेशन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उसको भी देखता है। उसके बाद में आ जाता है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडेक्स होता है, इसमें एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं कि ग्रोथ के बदले में भाई कितना एनवायरमेंट को झेलना पड़ रहा है ना, कि ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। इसमें फाइनल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस जो की जाती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। प्लस इसमें यह भी देखा जाता है कि उसकी वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कितना हो, ये एक आपका डिग्रेडेशन, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है ना। अब आपका जो फाइनल वैल्यू है उसमें से ये कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हटा दिया जाता है और ग्रीन जीडीपी की वैल्यू आ जाती है। तो ग्रीन जीडीपी के जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके बहुत सारी कंट्रीज के लिए डेवलप किए गए हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, कोस्टारिका, इंडोनेशिया, मैक्सिको सॉरी मैं ही हूँ, पपुआ न्यू गिनी, यूएस वगैरह के लिए। लेकिन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो एफर्ट्स में रेगुलर रिपोर्टिंग इन रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं मिली। 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने इंटेंशंस को जाहिर किया और उन्होंने बोला कि भाई ग्रीन जीडीपी की फिगर्स को हम भी अनवेल करेंगे, है ना। और इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो डिप्लीशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्री में, इकोनॉमिक ग्रोथ फिगर के हिसाब से उनको हम भी बताएंगे। तो सब्सिक्वेंटली भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी 2011 में सेटअप की। इसके जो चेयरमैन थे वो थे पार्थ दासगुप्ता, कि भाई ग्रीन नेशनल अकाउंट्स के बारे में आप एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए। उसके बाद आ जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा दुखी है आज के टाइम तो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उनकी जीडीपी की फिगर्स ड्विंडल कर रही है ना, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं आ रहे। लेकिन जो भूटान का एक छोटा सा देश है, हिमालयन किंगडम जो है हमारा, एक अपोजिट डायरेक्शन में गया है। यहाँ के जो ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने एक डिफरेंट इंडिकेटर को डेवलप किया है। इस इंडिकेटर को कहा जाता है GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। कंट्री के जो पहले वाले किंग थे जिग्मे सिंगे वांगचुक, उन्होंने कंसेप्ट दिया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का 1972 में। तो तब से कंट्री ने इसको फॉर्मल इंडिकेटर के तौर पे 2008 में अडॉप्ट कर लिया। नवंबर 2008 में इसको स्टार्ट किया गया। सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, जिसमें हम जीडीपी को भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है, जीडीपी को मेजर कर लेंगे, उसका इम्पैक्ट भूटान के रेसिडेंट्स की हैप्पीनेस पे कितना पड़ता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, रिटेल सेल्स, ये सब तो है ही है, लेकिन जीएनएस रिप्रेजेंट करता है एक अलग तरह के शिफ्ट के बारे में बात करता है कि भूटानी सोसाइटी सबसे ज्यादा किसको वैल्यू करती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो इन शॉर्ट हैप्पीनेस मैटर करता है, उनके लिए मनी ज्यादा मैटर नहीं करता। अब जीएनएस में आपके कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं, लाइक आपकी हायर रियल पर कैपिटा इनकम जो है उसको देखा जाता है, उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस को देखा जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कल्चरल प्रमोशन भी आ जाता है। सेकेंड लास्ट आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या फिर एचपीआई। एचपीआई एक ऐसा इंडेक्स है जो कि सोलोली देश में कितनी पॉवर्टी फैली हुई है उसको देखता है, गरीबी को देखता है ना। यह इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेवलप किया गया था। एचपीआई में डेप्रिवेशंस देखे जाते हैं लॉन्गेटिविटी में, है ना, और वो कैसे मेजर किए जाते हैं, वो मेजर किए जाते हैं कि 40 साल की उम्र तक कौन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रोबेबिलिटी देखी जाती है भाई, बर्थ से 40 साल तक कौन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डेप्रिवेशन से नॉलेज आपके मेजर किए जाते हैं कि भाई कितने परसेंटेज जो आपके एडल्ट्स हैं वो इलिटरेट हैं। डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में डेप्रिवेशन देखे जाते हैं। दो वेरिएबल्स आ जाते हैं इसमें भाई, इसमें देखा जाता है कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं इनको सस्टेनेबल एक्सेस नहीं है इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज की, है ना। और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन देखा जाता है इसमें जो 5 साल से कम के हैं जो कि अंडरवेट है।
तो एचपीआई क्या करता है, एचपीआई फोकस करता है मोस्ट डिप्राइव्ड पीपल एंड डेप्रिवेशंस पे, जो कि बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज के हिसाब से किसी कंट्री में देखा जाना चाहिए। एवरेज नेशनल अचीवमेंट को ये नहीं देखता। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडाइसेस जो है ये फोकस करते हैं कितने नंबर ऑफ जो लोग हैं वो डेप्रिवेशन में जी रहे हैं, है ना। यानी कि एवरेज नेशनल अचीवमेंट से टोटली डिफरेंट पिक्चर आ जाती है। ये आपका जो पूरा का पूरा फोकस है ये पॉवर्टी पर लाकर रख देते हैं। यानी कि इनका जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि भाई कितना लोगों के पास इनकम पॉवर्टी रहती है ना, इनकम पॉवर्टी कितने लोगों को झेल रहे हैं। सबसे लास्ट में आ जाएगा जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। जीडीपी जो है हमारा ये तो करंट इनकम को हमारी देखता ही देखता है ना। लेकिन ये जो भाई हमारा जीपीआई है ना, ये सस्टेनेबिलिटी देखता है उस इनकम की कि ये इनकम कितना सस्टेन कर सकती है ना। जीपीआई सेम पर्सनल कंजप्शन डेटा जीडीपी जैसा यूज करती है, लेकिन ये डिडक्शंस कर लेती है फॉर इनकम इनइक्वलिटी। इनकम इनइक्वलिटी का कंसेप्ट आ जाता है, उसकी डिडक्शंस कर लेती है। कॉस्ट ऑफ क्राइम, क्राइम की वजह से जो आसपास कॉस्ट आपकी जो आपको पड़ती है, सेफ्टी बढ़ानी पड़ती है, घर में कैमरेज लगाने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, वो भी तो आपकी इनकम से ही जाएगा, वो देख लिया जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखा जाता है कि भाई अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है तो आप आसपास दौड़ने जा सकते हैं, पार्क है कि नहीं है, उसका आपके हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लॉस ऑफ लेजर, इस पे भी फर्क पड़ता है ना। एंड एडिशन टू द अकाउंट फॉर द सर्विसेज फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ वॉलंटियरिंग और हाउस वर्क के बेनिफिट्स को भी देखा जाता है। तो ये आपका बेसिकली क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आपकी नेचुरल और सोशल कैपिटल को डिमिनिश कर रही है, और ऐसी एक्टिविटी जो कि ऐसी कैपिटल को एनहेंस कर रही है। तो जीपीआई और इसके वेरिएंट्स आपके कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करती है रादर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो प्रोपोनेंट्स है जीपीआई के वो इसमें एक बेटर मेजर देखते हैं सस्टेनेबिलिटी के मामले में, किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू जीडीपी, है ना। तो 1995 से जीपीआई इंडिकेटर स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसको कनाडा और यूएसए जैसे स्टेट्स यूज कर। तो भाई ये हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट हो गया। अब कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं आप इन वीडियोस पे, और सब्सक्राइब तो भाई करना ही करना है। अपने दोस्तों वोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए। दीज नंबर्स मोटिवेट्स अस, एंड यू नो कि ये जो पूरा इकोनॉमिक्स की पूरे लेक्चर्स हैं ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। इनको आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों को। ज्योग्राफी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। इंग्लिश के जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स में उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वो भी आप जाके रिसेंट वीडियोस में देख सकते हैं। बस वही आज के लिए इतना ही। जय हिंद।